करने में आगे 50 साल लग जाएंगे। और हमारे नौसेना के अधिकारियों ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे भरोसा दिखाया था, तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में तो ठीक है, बट पनडुब्बी के मामले में इतने कैसे पिछड़ गए। देखिए, पनडुब्बी को हम साइलेंट किलर कहते हैं, ये पानी के अंदर रहती है, जिस वजह से ये ऑलरेडी स्टिल्ट हो जाती है, कोई रडार सैटेलाइट इसको पानी के अंदर नहीं पकड़ पाता है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के समय हम लोग पाकिस्तान की पनडुब्बी को ट्रेस कर रहे थे, जो 21 दिन बाद ट्रैक हुई थी। सोचिए 21 दिन लग गया था हमें पाकिस्तान की पनडुब्बी। 21 दिन में कोई हथियार, कोई पनडुब्बी कितना तबाही मचा सकता है, आप आइडिया लगाइए। तो इन पनडुब्बियों के बारे में हम लोग समझते हैं, ये पानी के अंदर चलती है, इसे चलाने के लिए इसके प्रोपेलर को घुमाना पड़ता है। अब इन प्रोपेलर को घुमाने के लिए सिंपल सा है, इसके अंदर एक ठो इंजन सेट करते हैं, इंजन इसको नचा देगा। तो हम लोग एक इंजन लगा देते हैं, लेकिन जब इस पनडुब्बी को पानी के अंदर ले जाते हैं तो इंजन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इंजन को धुआं निकलने के लिए भी चाहिए और इसको एयर भी चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो फ्यूल जलेगा नहीं यहाँ पर। तो पनडुब्बी को अंदर कैसे लेके जाया जाए, यहाँ पर अंदर तो काम ही नहीं करेगा। तो फिर सोचा गया कि चलिए हम एक डीजल इंजन लगाते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन में तो उतना पावर होता नहीं है, डीजल इंजन में ज़्यादा पावर होता है। तो एक डीजल इंजन लगाते हैं, पनडुब्बी को आधा ऊपर रखते हैं और यहाँ ले आके यहाँ से ऊपर ऑक्सीजन ले लेंगे, धुआं छोड़ देंगे यहाँ पे, पनडुब्बी चालू हो जाएगी, काम करना लग जाएगा, इंजन तो काम ही कर देगा। लेकिन आप बताइए, जब यही करना था तो फायदा क्या है, तो काम तो शिप भी कर सकता था। पनडुब्बी का मेन काम है नीचे जाना, नीचे गया तो ऑक्सीजन खत्म, यहाँ पर ऑक्सीजन बिना इंजन चल ही नहीं सकता है यहाँ पे। तब क्या किया जाएगा, तब इसके लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाया गया। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में पनडुब्बी को सतह के ऊपर लाया गया और डीजल इंजन चालू किया गया। डीजल इंजन चालू करके इसके अंदर बिजली बनाया गया, उस बिजली से बैटरी को चार्ज किया गया। तो बैटरी चार्ज हो गई। अब इस बैटरी के दम पर जब इसको अंदर जाना हुआ तो इंजन बंद करके अंदर चला गया और अंदर इसको बैटरी के दम पे ले जाया गया। यानी हाइब्रिड सिस्टम है, डीजल इंजन भी काम करेगा, बैटरी चार्ज होने के बाद पनडुब्बी अंदर चली जाएगी। यानी अंदर जाने के बाद पनडुब्बी डीजल इंजन पे नहीं चलती है, बल्कि वो बैटरी से चलती है। इसका दो फायदा होता है, एक तो भैया अंदर में डीजल इंजन चल ही नहीं पाएगा, दूसरा ये होता है कि बैटरी से चलने पर बहुत साइलेंटली चलती है। इसलिए इस पनडुब्बी को चलाने के लिए हमें एक डीजल इंजन चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में बैटरी चाहिए। इसीलिए हम इन पनडुब्बियों को डीजल इलेक्ट्रिक बैटरी कहते हैं, ये पनडुब्बी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीजल भी चाहिए और इलेक्ट्रिक भी चाहिए, तो डीजल इलेक्ट्रिक बैटरी कहते हैं। बाहर आके डीजल इंजन चालू किया, बैटरी चार्ज करके अंदर चला गया। इसकी बैटरी इसे 2 दिन तक चला सकती है, तो 2 दिन तक ये आराम से चल सकता है। लेकिन हर 2 दिन के बाद इसे ऊपर आना पड़ेगा कुछ घंटों के लिए, 4-5 घंटे के लिए आएगा और उसी में ये अपना डीजल इंजन चालू करेगा। ऊपर आएगा, डीजल इंजन चालू करेगा, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, फिर ये अंदर डीजल इंजन बंद करेगा और अंदर चला जाता है यहाँ पे। इसीलिए इसे डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कहा जाता है। लेकिन इसकी एक खराबी है, जब हर 2 दिन के बाद ये इसे बाहर आना पड़ता है चार्जिंग के लिए, तो ऊपर आता है चार्ज करने के लिए, एग्जॉस्ट करेगा ये सब, तो ये रडार के पकड़ में आ जाता है। तो रडार के पकड़ में आने के बाद ये स्टिल्थ नहीं रह जाता है। जब तक ये चार्ज करेगा, सैटेलाइट या रडार देख लेंगे सब, दुश्मन आ जाएगा। अगर दुश्मन आ गया, अब ये भागते भागते कि कुछ एरिया में घेरा जाएगा यहाँ पे, तो इसे मरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसे छुपाना जरूरी था। तो छुपाने के लिए ना स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी में क्या होती है, पूरी पनडुब्बी को बाहर नहीं निकाला जाता है, बल्कि एक छोटा सा पाइप बाहर निकाल देते हैं। ये छोटा सा पाइप क्या करता है, स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी के तहत बाहर निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन लेगा और वो ऑक्सीजन सक करके इंजन चालू कर देगा और एग्जॉस्ट छोड़ देगा यहाँ पर। खैर एग्जॉस्ट छोड़ना तो नॉर्मल है, अंदर भी छोड़ सकता है, बबल से बाहर आ जाएंगे, बट इसे स्नॉर्कलिंग से प्रयोग कर सकता है। लेकिन आजकल के सैटेलाइट और रडार इतना खचरा हो गया है सब कि स्नॉर्कलिंग को भी पकड़ लेता है। अब ये स्नॉर्कलिंग पकड़ा जाएगी तो ये तो स्टिल्थ रही नहीं। तो पनडुब्बी की मेन खासियत होती है कि छुप के हमला करना, हर 2 दिन पे पकड़ा जाएंगे यहाँ पे, तो स्नॉर्कलिंग भी काम नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से इसे पकड़ना थोड़ा इजी हो जाता है यहाँ पर। इसी के लिए हमें चाहिए एक ऐसा इंजन, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला चीज जो पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन के ही इंजन इलेक्ट्रिक बता सके यहाँ पे। तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत देशों के पास थी, बट भारत के पास नहीं थी यहाँ पे। लेकिन भारत ने सक्सेसफुली इसे बना लिया। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, AIP। एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम एक ऐसी मशीन होती है जो पनडुब्बी के अंदर लगा दिया जाता है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग करके और इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है। ये पनडुब्बी में काम कर रहे लोगों के बायोफ्यूल, उनके टॉयलेट, बायो टॉयलेट का भी प्रयोग कर लेती है यहाँ पे और उससे ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है।
और जब ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है तो इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही अंदर बना लेती है, इसीलिए इसका नाम ही है एयर इंडिपेंडेंट, हवा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन जनरेट करके बना लेती है, और ये मशीन कहलाती है एआईपी टेक्नोलॉजी। अब एआईपी टेक्नोलॉजी के लिए बैटरी चार्ज करना है तो इंजन, डीजल इंजन चलाने की जरूरत नहीं है, तो बैटरी चार्ज करने के लिए पानी के अंदर ही एआईपी टेक्नोलॉजी से बैटरी चार्ज हो जाएगी, और जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी तो इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, एआईपी टेक्नोलॉजी से ही बिजली बनेगा, और बिजली इसके रखे अंदर की बैटरी सारी बैटरी कंपार्टमेंट को चार्ज कर देगा, तो इसे बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये जो हर 2 दिन पे बाहर आ जाता था चार्ज करने के लिए बैटरी, अब इसे बाहर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि 15 दिन तक इसकी कैपेसिटी होती है कि 15 दिन तक ये बाहर नहीं आ पाएगा। सोचिए, इतना खतरनाक हथियार मिसाइलों से भरा हुआ, 15 दिन तक कोई देश इसे नहीं ढूंढ पाएगा, वो भी समुंदर में, तो कहां से कहां तबाही मचा के चला जाएगा। रडार कुछ नहीं कर पाएंगे, सैटेलाइट कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो भारत की डीआरडीओ ने इस एआईपी टेक्नोलॉजी को बना लिया है। दुनिया में बहुत सारे देशों के पास एआईपी टेक्नोलॉजी है, और एआईपी कई कैटेगरी का होता है। उसमें सबसे शांत ढंग से काम करने वाला, बिना वाइब्रेशन के, बिना शोर मचाए काम करने वाला जो एआईपी है, क्योंकि वाइब्रेशन करेगा ना तो सोनार में पकड़ में आ जाएगा, तो वो होता है फ्यूल सेल टाइप का। तो डीआरडीओ ने जो बनाया है एआईपी, उसका नाम है फ्यूल सेल एआईपी टेक्नोलॉजी। अब डीआरडीओ एक रिसर्च संस्था है, वो रिसर्च कर देगी, प्रोडक्शन नहीं करेगी, तो वो डीआरडीओ रिसर्च करके प्रोडक्शन यानी उत्पादन की जिम्मेदारी एलएनटी को दे दी है। अब ये एलएनटी इसका उत्पादन करेगी, भारी भरकम बिजली घर का, जिसका नाम एआईपी है, और इसे हम अपनी पनडुब्बियों में फिट करेंगे। हमारे पास जो अभी के समय में बेहतरीन पनडुब्बियां हैं वो फ्रांस की बनी हुई पनडुब्बी है, तो हम इस मशीन को फ्रांस के पास भेजेंगे, क्योंकि फ्रांस अपनी, और पनडुब्बियों को भी फ्रांस में भेजेंगे कि भैया इसमें उतना बड़ा जगह बनाओ और इसको उसमें फिट करो। तो उसे हम रेट्रो फिटिंग कहते हैं। रेट्रो फिटिंग क्या होती है कि पुरानी मशीन में जब नई टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट करते हैं तो उस क्रिया को हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। तो हम अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को जो फ्रांस से खरीद के लाए हैं, पनडुब्बी और एआईपी दोनों भेज देंगे फ्रांस में, वो वहां पे जाके रेट्रोफिटिंग करेगा। तो जो हमारी पुरानी कन्वेंशन पनडुब्बियां थी, कन्वेंशनल पनडुब्बियां चाहे पूरी तरह से बाहर आए या स्नॉर्कलिंग करें, हर 2 दिन पे आएंगी और सैटेलाइट से पकड़ में आ जाएंगी, इसलिए इनका कोई खास रोल रहा नहीं आज के जमाने में। तो इसलिए एआईपी जरूरी है। एआईपी से ये 15 दिन बाद निकलेंगी, तो 15 दिन तक छुपे हुए अपने मिशन को कर सकती है। एआईपी का भी बाप है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन 3 महीना तक निकलबे नहीं करती है, हकीकत में तो इसको 10 साल तक भी नहीं निकलना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका भोजन खत्म हो जाता है, क्योंकि सप्लाई आखिर रहेगा ना 3 महीने की, इसके गोदाम में 3 महीने तक का ही खाना भरा होता है, मेडिकल किट या 3 महीने, तो ये 3 महीने तक रह सकती है, बट ये 10 साल भी रह सकती है, बट ये 3 महीने पे आती क्यों है, तो भैया इसको खाना पीना भरने के लिए डॉक करना पड़ता है। अगर खाना पीना की सप्लाई अगर बीच रास्ते में कर दिए, देखिए बीच रास्ते में करिए या डॉक पे आके कीजिए, निकलना तो बाहर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब 3 महीने बाद ही ये डिटेक्ट होगी, बट सोचिए 3 महीने तक गायब रहिएगा आप पूरी समुद्र के अंदर, कहां से कहां चला जाएगा, दुनिया का चक्कर लगा के चलाएगा। तो सबसे बेहतरीन हो जाती है वो होती है न्यूक्लियर सबमरीन। तो कन्वेंशनल हर 2 दिन पे निकलेगी, एआईपी टेक्नोलॉजी वाली 15 दिन पे निकलेगी, और ये 3 महीने से भी ज्यादा रह सकती है भोजन के वजह से। अब ये जो सबमरीन होती है न्यूक्लियर सबमरीन, ये भी 2 टाइप की होती है। न्यूक्लियर सबमरीन में कुछ सबमरीन अटैक सबमरीन होती हैं जो टॉर्पीडो मारती है, पानी के अंदर चलने वाले मिसाइल को टॉर्पीडो कहते हैं। ये टॉर्पीडो मारती है, अंदर अंदर अटैक करती है, टॉर्पीडो मार के किसी भी दुश्मन के शिप को गिरा देती है। यहाँ देखिएगा आप, ये टॉर्पीडो के आने का निशान भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टॉर्पीडो आके इसे हिट कर दिया है, तो इसे हम अटैक सबमरीन कहते हैं। ये दुश्मन के शिप या दूसरी पनडुब्बियों को मार के गिरा देती हैं। और एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन में ही मिसाइल सबमरीन, तो वो अटैक नहीं करती हैं, बल्कि उनके ऊपर में ना मिसाइल ट्यूब्स रखे होते हैं यहाँ पर, और इसमें से अचानक मिसाइल निकलता है और धड़ाधड़, देखिए समुंदर है नीचे, क्या दिख रहा है, समुंदर, कहां से मिसाइल आ रहा है किसी को पता नहीं, और ये मार के किधर चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो होता है ना, ये दूसरे देश को डराने के लिए होता है। किसी देश के आगे ले आके समुंदर के नीचे खड़ा कर दीजिए अपना न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन, मारेगा, परमाणु बम वगैरह मार देगा। इससे फायदा क्या होता है कि हम लोग सेकंड स्ट्राइक कर सकते हैं। जैसे हमारे देश के ऊपर अचानक 30-40 ठो परमाणु बम मार दिया कोई, पूरा देश उड़ जाएगा, तो कौन हमला करेगा, जवाब कौन देगा? तो हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन है, जो मिसाइल लेके घूम रही हैं, वो मारेंगी, फिर सेकंड स्ट्राइक मारेंगी यहाँ पर, और वो पानी के नीचे से मारेंगी जो देश ने परमाणु बम मारा है। समझ में आएगी ना? तो ये सेकंड स्ट्राइक के काम में आता है, युद्ध के काम में नहीं आएगा, एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। तो सबसे खतरनाक जो पनडुब्बियां होती हैं वो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन होती है। किसी भी देश को, भारत को भी अपने सुरक्षा के लिए, नेवल सुरक्षा के लिए पनडुब्बी के 4 लेयर की जरूरत है।
जो पहला लेयर है, वो फर्स्ट लेयर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कन्वेंशन सबमरीन का, जो स्नॉर्कलिंग की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हर 2 दिन पे बाहर आएगी। तो ये हमें भारत के बॉर्डर एरियाज में डिप्यूट करना चाहिए। जो डीप सी में जाएगा वो एआईपी इक्विप्ड होना चाहिए, ताकि 15 दिन तक बिना निकले वो काम कर सके। और दूर का जो लेयर की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होनी चाहिए, कि दुश्मन का जहाज वगैरह पनडुब्बी आए तो मार दे। और एकदम डीप ब्लू ओशियन होना चाहिए, एकदम दूर दूर तक, तो वो होनी चाहिए न्यूक्लियर मिसाइल। तो 4 टाइप की, कन्वेंशनल पास में हो गई, एआईपी टेक्नोलॉजी मिडिल में हो गई, न्यूक्लियर अटैक और दूर हो गई, एकदम दूर रहना है तो न्यूक्लियर मिसाइल। तो हमारे पास चाहिए 4 लेयर की सिक्योरिटी, जबकि भारत के पास 4 लेयर की सिक्योरिटी नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है, और हमारे पास एआईपी अभी भी किसी में इंस्टॉल नहीं है। तो हमारे पास एक कन्वेंशनल सबमरीन है, और नहीं तो फिर मिसाइल मारने वाली, अटैक नहीं है। तो जबकि हमें चाहिए 4। आप लोग को क्या लगता है कि भारत सरकार को इन चारों लेयर पे सोचना चाहिए कि नहीं? जबकि हमारा दुश्मन जो है चाइना, उसके पास 4 लेयर की सिक्योरिटी है यहाँ पर, और उसके पास हमसे 4 गुना ज्यादा पनडुब्बियां हैं, और परमाणु पनडुब्बियों का जखीरा है, एआईपी टेक्नोलॉजी की पनडुब्बियों का उसके पास जखीरा है। यहाँ पर पूरी दुनिया को चौंका के रखा है चाइना ने। लेकिन चाइना के पास जब इतनी पनडुब्बियां हैं, तो आखिर हमें अपनी सुरक्षा कैसे करना है? पनडुब्बी खतरनाक है, बट पनडुब्बी को भी तो मारा जा सकता है। तो इसके लिए हम अमेरिका के 2 जहाजों का यूज करते हैं। एक हेलीकॉप्टर है रोमियो हेलीकॉप्टर, ठीक है, और एक जहाज है जिसका नाम है P8I पोसाइडन। ये हेलीकॉप्टर के नीचे रडार लगा होता है, सोनार,